अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और वेकेशंस एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक ओवरव्यू देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है, क्या चीज़ है ये वेब डेवलपमेंट, और इसमें हम लोग कौन कौन से टूल्स और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे होते हैं, और थोड़ी सी और चीज़ें देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे वेब और ऐप डेवलपमेंट के बीच में, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। तो एक ओवरव्यू हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिहाज से हम लोग एक पूरा ओवरव्यू देखेंगे और समझेंगे कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक से HTML पे प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ। तो HTML शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि हमें ये पता होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट बेसिकली होती क्या है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट HTML सीखना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू होना चाहिए कि HTML कहाँ से आया, क्या है, मतलब वेब डेवलपमेंट का एक ओवरव्यू होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और एक बार फिर से अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार का बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। वेब व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। तो अगर मैं वेब डेवलपमेंट में से सिर्फ वेब की बात करूं कि वेब क्या है, तो अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में अपनी आम जबान में बात करें वेब क्या होता है, इंग्लिश में, कॉमन इंग्लिश में बात करें, तो वेब हमारे कह सकते हैं हम लोग एक जाला, सही है, मकड़ी का जाला, सही है। जैसे कि आप लोगों ने अगर करीब से देखा हो मकड़ी के जाले को तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है, इस तरीके से कुछ दिख रहा होता है। अभी इस चीज़ पे फोकस करें, इसको छोड़ दें, अभी भूल जाएं। ठीक है, तो ये हमारा एक वेब है, स्पाइडर वेब। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे गौर करो तो यहाँ पे मेरे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ से, मतलब हर पॉइंट इसमें, इस वेब के अंदर, इस जाले के अंदर हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है तो वो यहाँ तक आ सकता है, वो उसका कनेक्शन मिला हुआ है कि एक तरीके से आप उसको रोड समझ लें कि एक कनेक्टेड रोड्स हैं आपस में। सही है, तो हर पॉइंट जो कि इस वेब के अंदर मौजूद है, चाहे वो ये वाला हो, ये वाला हो, कोई सा भी पॉइंट हो, वो एक दूसरे से कनेक्ट है। ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये सारे पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसे हम वेब कह रहे थे कि आम जुबान में हमने देख लिया कि स्पाइडर वेब इस तरीके से होता है। ठीक है, अब बात आती है कि वेब, वेब अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में इसकी बात करें कि वेब क्या होता है, तो वो समझ लेते हैं हम लोग। अब आप लोग यहाँ पे राइट वाली डायग्राम देखो। अगर मैं वेब की बात करूँ, वेब की बात करने से पहले मैं इंटरनेट की बात करूँगा। इंटरनेट क्या है, सही है, हम लोग कहते हैं, हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम लोग रोज़ अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली है क्या इंटरनेट। तो अगर आप लोग गौर करो कि जो मैंने डायग्राम बनाई है, मैंने एक यहाँ पे पीसी बनाया है, सही है, एक यहाँ पे कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर यहाँ पे है। अब ये वाला जो कंप्यूटर है वो दूसरी लोकेशन पे है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये कराची में है, और ये वाला जो कंप्यूटर है मैं मान लेता हूँ इस्लामाबाद में। तो अब ये जो दोनों कंप्यूटर्स हैं ये इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, सही है। अगर मैं बात करूँ इंटरनेट की, तो इंटरनेट क्या है, तो अगर जैसे कि मेरे पास यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन आ रहा है, अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ यहाँ से जाके, वाईफाई बंद कर दूँ, तो क्या मेरे पास इंटरनेट होगा? नहीं। ये वाईफाई कनेक्शन मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। इस वाईफाई कनेक्शन की वजह से, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लैपटॉप है, वो मेरा लैपटॉप है, सही है, और वो कनेक्ट है वाईफाई कनेक्शन के थ्रू, किससे? इंटरनेट से। इंटरनेट से कनेक्ट है किसके थ्रू? वाईफाई कनेक्शन से। तो अगर मैं वाईफाई बंद कर दूंगा तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा ही है। तो जो ये इंटरनेट है बेसिकली ये क्या कर रहा है कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे कोई और कंप्यूटर होगा, वो वाईफाई कनेक्शन के थ्रू या फिर लैन के थ्रू, केबल के थ्रू, केबल मतलब एक तार के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स और होंगे, हमारे पास हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स और होंगे जो कि इंटरनेट से कनेक्ट है। तो बेसिकली इंटरनेट क्या कर रहा है कि इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है और इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। सही, अब मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट अगर खोलता हूँ तो वो कहाँ से खुल रही है, वो अगर मैं इंटरनेट बंद कर दूंगा तो वो नहीं खुलेगी, मेरे पास आ जाएगा इंटरनेट नहीं चल रहा, सही है, मतलब योर इंटरनेट कनेक्शन इस, मतलब आ जाएगा कि इस डिसेबल, इस तरीके से लिखा हुआ एक एरर आ जाता है, आप लोगों को पता है ये बात कि इंटरनेट नहीं चल रहा होता। तो ठीक है, तो ये जो वेबसाइट लोड हो रही है बेसिकली ये इंटरनेट से उठ के आ रही है और मेरे कंप्यूटर में लोड हो रही है, सही है। ये कॉन्सेप्ट है कि इंटरनेट बेसिकली हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है। तो आप लोग अगर जो मैंने अभी स्पाइडर वेब की एग्जांपल दी, थोड़ा सा आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि कैसे ये स्पाइडर वेब से
मिलता जुलता है, सिमिलर है। अगर मैं इसको कहूँ कि ये जो मेरा कंप्यूटर है ये एक पॉइंट है और ये जो दूसरा कंप्यूटर है ये एक पॉइंट है, तो क्या ये दो पॉइंट्स आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं? तो ये वही स्पाइडर वेब वाली बात नहीं हो गई कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कनेक्टेड हैं आपस में? कैसे कनेक्टेड है? इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट अगर मैं मान लूँ कि ये रोड्स इंटरनेट है, सही है, ये जो रोड्स हैं ये इंटरनेट है, तो इसको हम कह सकते हैं इंटरनेट, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट हो रहा है, बीच में कहीं रास्ता बंद तो नहीं है, सही है। तो इसी तरीके से हमारा, अगर मैं मान लूँ कि ये तो कंप्यूटर ये एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, सही है, और ये एक वेब है या इंटरनेट है, तो इस जाले के थ्रू, इस इंटरनेट के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया है अपने दोनों पीसीज को, सही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से ये वेब है। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हम लोग वेबसाइट खोलते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक खोलूँ अगर यहाँ से www.facebook.com, सही है, तो यहाँ पे मैं बस www डॉट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, सही है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये मतलब होता है इसका। तो जो भी हम लोग वेबसाइट खोलते हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब पे खुली होती है। तो आप लोगों ने नोटिस किया कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें भी वेब आ रहा है, तो क्यों वेब बोला जा रहा है इसको, सही है, क्यों वेब बोला जा रहा है www? क्योंकि एक तरीके से अभी जैसे मैंने बताया कि ये वेब ही है पूरा, ये जो हमारे पॉइंट्स कनेक्ट हुए हुए हैं, ये जो हमारे पीसीज कनेक्ट हुए हुए हैं, ये इंटरनेट के थ्रू हुए हुए हैं। और इंटरनेट क्या है? एक वेब की तरह, एक जाले की तरह, जो कि सबको आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब इसके अंदर वो कैसे कनेक्ट कर रहा है इसकी डिटेल में हमें जाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि इंटरनेट के थ्रू या वेब के थ्रू हम लोग आपस में दो कंप्यूटर्स को या मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट हमने किया हुआ है, सही है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे इंटरनेट के थ्रू हम लोग कर रहे होते हैं। अब वर्ल्ड वाइड वेब की अगर बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें, तो वर्ल्ड वाइड वेब भी एक सर्विस है, सही है। इंटरनेट के अंदर, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, सही है, एक सर्विस नहीं है। उनमें से एक सर्विस है वर्ल्ड वाइड वेब, सही है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या कर रहा है कि जो हमारी वेबसाइट है, facebook.com की अगर मैं बात करूं, सही है, मैं यूट्यूब की बात करूं, मैं चैट जीपीटी की बात करूं, मैं और भी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब की बात करूं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे पास वेबसाइट्स हैं वो क्या है, वो एक पेज है। जैसे कि फेसबुक की बात करूँ, वो ये फेसबुक एक पेज है। पेज वो वाला पेज नहीं जो हम आम जुबान में यूज़ करते हैं कि एक नोटबुक का पेज नहीं, ये पेज हमारा एक डिजिटल पेज है जो कि हमें दिख रहा है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो इसे हम पेज कह रहे होते हैं। ऐसे क्रिएट अ पेज, हम लोग एक पेज बनाएंगे फेसबुक पे, तो ये जो वेबसाइट है हम इसको कह सकते हैं कि ये एक पेज है, सही है, जो कि हमें कंप्यूटर पे दिख रहा है। तो ऐसे हमारे पास और भी कंप्यूटर्स पे अगर मैं खोलूँ, अगर मैं किसी और कंप्यूटर पे जाके फेसबुक खोलूँ, तो वो वहाँ पे भी मेरी वेबसाइट खुल जाएगी फेसबुक की, और यहाँ पे भी मेरे पास खुली हुई है। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसके अंदर फेसबुक रखा हुआ है, इस वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर फेसबुक का पेज रखा हुआ है, वो पेज हमारे पास आके यहाँ पे लोड हो रहा है और दूसरे कंप्यूटर में भी आके यहाँ पे लोड हो रहा है। तो एक ही वक्त में हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स पे फेसबुक खोल पा रहे हैं। कैसे? वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है, उसके अंदर हमारे पास यूट्यूब भी पड़ा हुआ है, फेसबुक भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर सारी चीज़ें हमारे पास सर्विस के अंदर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू हम लोग आपस में कनेक्टेड है एक तरीके से। वही वाली बात कि इंटरनेट हम लोग को कनेक्ट कर रहा है, तो इंटरनेट के अंदर एक वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस है जिसमें हमारे पास ये पेजेस खुल रहे हैं, सही है, facebook.com। अगर वर्ल्ड वाइड वेब की सर्विस फेल हो जाती है तो फिर ये नहीं खुलेगा। तो सर्विस ये जो है हमारी, ये कॉन्स्टेंटली रन करते रहती है, ये चले जा रही है, और इसकी हिस्ट्री बहुत है। अगर मैं हिस्ट्री बताने बैठ गया तो फिर तो बात लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि कैसे हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर पेजेस आ रहे होते हैं, सही है। अब चलते हैं हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड की तरफ। तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है? अच्छा, ये हमारे पास एक फ्रंट एंड और बैक एंड से पहले मैं जो है ना क्या करूँगा, फ्रंट एंड और बैक एंड से पहले मैं आप लोगों को एक वेबसाइट का थोड़ा सा बताऊंगा कि वेबसाइट क्या होती है। हमने देख लिया वेब डेवलपमेंट, कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, तो हमने वेब की बात करी थी, तो डेवलपमेंट आपको समझ आ ही गया होगा कि अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेब हमने देख लिया कि एक तरीके से वेबसाइट्स हैं बहुत सारी हमारे पास, वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे खुल रही हैं। तो ये वेब के थ्रू हमारे पास वो वेबसाइट्स लोड हो रही हैं, या वर्ल्ड वाइड वेब या वेब के थ्रू हमारे पास वो वेबसाइट डिफरेंट कंप्यूटर्स पे लोड हो रही है। अब वेब डेवलपमेंट की अगर बात करें कि
कि वेब हमने देख लिया। अब डेवलपमेंट हम लोगों को पता है कि क्या होता है। सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ को डेवलप करना, हम लोग बोलते हैं ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, हम बोलते हैं कि ये बिल्डिंग डेवलप हो रही है, मतलब ये बन रही है, अंडर डेवलपमेंट है। इसको अभी जो हमारे मजदूर हैं वो बना रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं वो बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं बिल्डिंग को, अंडर डेवलपमेंट है। तो इसी तरीके से अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूँ, तो वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट, इसको हम वेबसाइट डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। क्या मतलब हो जाएगा कि वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है हमारी, वो अंडर डेवलपमेंट है, उसको हम बना रहे हैं, उसको डेवलप करना होगा। मतलब ये facebook.com है जो हमारे पास, ये कभी ना कभी पहले किसी ने डेवलप किया होगा, मार्क जकरबर्ग ने इसको डेवलप किया। तो वो हमारे पास जब वो डेवलप कर रहा था, तो किसी भी वेबसाइट को जो भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो उसको हम वेब डेवलपमेंट कह रहे थे। सिंपल सी बात है, सही है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट हमारा ये हो गया कि उस वेबसाइट को डेवलप करना। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। किसी भी वेबसाइट को हम डेवलप कर रहे हैं तो वो हमारे पास वेब डेवलपमेंट कहलाएगा, सही है। और वो जो वेबसाइट होगी हमारी, वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे खुल सकती है। इसलिए हम इसको इसलिए ये जो टर्म आई वेब की, ये इसलिए आई क्योंकि डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसलिए हमारे पास ये टर्म आई वर्ल्ड वाइड वेब की, कि वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि दुनिया भर में, दुनिया भर, वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या है कि दुनिया, पूरी दुनिया हमारी, सही है, उसके अंदर वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, उसके अंदर हमारे पास एक जाल बिछा हुआ है इंटरनेट का, सही है, जो आपस में डिफरेंट कंप्यूटर्स को, डिफरेंट वेबसाइट्स को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में इंटरनेट के थ्रू। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट हो गया। वेब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया कि वेब डेवलपमेंट हमारा क्या होती है। कोई भी वेबसाइट आप ले लो, यूट्यूब ले लो, या कोई भी नई वेबसाइट अगर आप बना रहे हो, आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपका अपना एक, आपकी अपनी एक वेबसाइट होती है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अगर एक अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहूँ तो उसमें मेरी चीज़ें होंगी कि मैंने क्या क्या, मुझे क्या क्या स्किल्स आते हैं, मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो पोर्टफोलियो होता है, सही है। अगर मैं पोर्टफोलियो अपना बनाऊंगा तो वो भी वेब डेवलपमेंट के अंदर ही आएगा कि वेब डेवलप करते हुए मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, अपना अपनी एक वेबसाइट खड़ी कर रहा हूँ, सही है। तो ये चीज़ हो गई व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, आप लोग को समझ आ गया होगा, सही है। सिंपल, हमारे पास जो ये एक वेबसाइट मेरे पास खुली हुई है facebook.com, तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के, अब मैं फ्रंट एंड बैक एंड पे आ जाता हूँ। फ्रंट एंड एंड बैक एंड ये क्या होता है। तो अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूँ जो मेरे पास खुली हुई है सामने, facebook.com, या कोई भी वेबसाइट ले लूँ, google.com ले लूँ, तो ये मेरे पास गूगल का पेज खुल गया है, सही है। ये एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है। तो खैर, अगर मैं अभी फ्रंट एंड और बैक एंड की बात करूं कि फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, तो कोई भी वेबसाइट जब हम डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। अब फ्रंट एंड क्या होता है, तो फ्रंट एंड हमारे पास जो वेबसाइट की शक्ल दिख रही है, हमें सामने से जो शक्ल दिख रही है, वो क्या हो गया, वो फ्रंट एंड हो गया। ये मेरे पास यहाँ पे जीमेल लिखा आ रहा है, इमेजेस लिखा हुआ आ रहा है, गूगल सर्च लिखा हुआ, गूगल सर्च का बटन बना हुआ है, आई एम फीलिंग लकी इसका बटन बना हुआ है, ये लोगो बना हुआ है, ये सर्च बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे ये माइक का आइकन है, सही है, यहाँ पे ये इमेज, सर्च बाय इमेज लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ये इसका सर्च का आइकन आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। ये सब क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ से थोड़ा सा ग्रे हुआ हुआ है, ये यहाँ पे ये अलग, यहाँ पे अलग यहाँ पे अलग कलर चल रहा है, सही है। तो यहाँ पे इस बटन में थोड़ा सा अलग कलर है, यहाँ पे देखो सिंधी पश्तो उर्दू ये लिखा हुआ आ रहा है, इसका थोड़ा सा अलग कलर है। तो ये जो कलर्स हैं हमारे पास, ये सब चीज़ें, ये इसका फ्रंट एंड है, कि हमने एक पेज डिज़ाइन किया हुआ है, इसका फ्रंट एंड है, सामने से कैसी दिख रही है। फ्रंट का मतलब क्या, फ्रंट एंड को मैं अगर तोड़ूँ फ्रंट में और एंड में, तो फ्रंट का मतलब ये कि सामने से वेबसाइट कैसी दिख रही है, ऐसा ही है। तो फ्रंट एंड का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सामने से वेबसाइट का फेस है, वेबसाइट की शक्ल है, कैसी दिख रही है, क्या सूरत दिख रही है वेबसाइट की, वो फ्रंट एंड हो गया। अब बैक एंड की बात आती है, बैक एंड क्या है। तो बैक एंड जो है हमारे पास, वो ये होता है, अगर मैं फेसबुक पे आऊँ, अब यहाँ पे इस वेबसाइट में फ्रंट एंड हमें दिख रहा है, एक यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास दो फील्ड्स हैं, सही है, एक ईमेल एड्रेस की, एक पासवर्ड की, एक यहाँ पे कुछ टैक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन है, ये पूरा फ्रंट एंड है। अब अगर मैं इस क्रिएट न्यू अकाउंट के बटन पे क्लिक करूँ, तो आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि ये मुझे दूसरे पेज पे लेके जाएगा, एक क्रिएट के पेज पे लेके चलाएगा, वहाँ पे हम अपना अकाउंट बना सकते हैं, है ना। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद कुछ हो नहीं, तो कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा कि ये बटन दिया हुआ है इन लोगों ने कि क्लिक करके कुछ नहीं हो रहा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो वो क्या होगा, दूसरे पेज पे लेके चलाएगा। और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया। तो ये बैकएंड का काम है कि वो क्या कर रहा है कि एक नए पेज पे लेके जा रहा है। या मैं अगर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूँ, तो ये मुझे एक नए यूआरएल पे लेके चला गया, नई वेबसाइट तो नहीं कह सकते, है तो facebook.com, नया पेज पे लेके चला गया, सही है। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर डालूंगा, तो वो फिर मुझे
क्या करेगा कि वो मुझे पासवर्ड रिकवर करके दे देगा। तो ये बैकएंड का काम है, सही है, कि बैकएंड में जाके सर्वर कैसे उसको प्रोसेस कर रहा है। सर्वर बाय द वे मैंने आप लोग बता चुका है कि सर्वर एक जो है ना पीछे कंप्यूटर होता है जो कि प्रोसेस कर रहा होता है। अब यहाँ पे मैं कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, अपना ईमेल डाल रहा हूँ, अपना नंबर डाल रहा हूँ और सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो जो मैं ईमेल और नंबर डाला है वो जाएगा कहाँ पे, इंटरनेट के थ्रू। अगर मैं यहाँ पे हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाला तो वो जाएगा इंटरनेट पे। इंटरनेट पे एक कहीं एक कंप्यूटर रखा हुआ होगा जिसको हम सर्वर कह देते हैं, सही है। सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर है, एक पीसी है, इसको मैंने सर्वर कह दिया, कुछ भी नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये जाएगा इस सर्वर में, ये सर्वर क्या करेगा, डाटा निकालेगा, लिस्ट निकालेगा, उसमें मेरा अगर फ़ोन नंबर पड़ा हुआ मिल गया उसको, तो वो मुझे रिकवर कर देगा मेरा पासवर्ड। मैं यहाँ पे फाइंड योर अकाउंट, जैसे कि फाइंड योर अकाउंट, अगर मेरा उसको नंबर मिल जाता है तो मेरा अकाउंट फाइंड हो गया, अब मैं उसको पासवर्ड रिकवर कर लूँगा, ठीक हो गया। और अगर उसको अकाउंट नहीं मिला तो मुझे शो कर देगा कि भाई आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ, आपका अकाउंट हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे, हमें नहीं मिला आपका अकाउंट। तो ये जो पूरा काम हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है कि यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, इसको हम रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि यहाँ से मैंने नंबर अपना एंटर किया तो यहाँ पे गई इंटरनेट पे, इंटरनेट के पास से फिर सर्वर पे गई, सर्वर ने प्रोसेस किया। ये पूरा काम बैकएंड का है, ये हमें दिख नहीं रहा, ये हमें दिख नहीं रहा। हमें सामने से क्या दिख रहा है, एक वेबसाइट दिख रही है, फ्रंट एंड दिख रहा है, हमें बैकएंड पे कैसे काम हो रहा है, पीछे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हमें वो चीज़ नहीं दिख रही है। अगर मैं फॉरगॉटन अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास वही चीज़ आ गई, सही है। तो ये जो काम हुआ, अभी मैंने क्लिक किया और दूसरे पेज पे गया, तो ये सारा काम हमें नहीं दिखा, हमें सिर्फ एक सामने से चीज़ दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे अपना नंबर डालूंगा तो वो मुझे बता देगा कि हाँ आपका अकाउंट मिल गया और अब आप अकाउंट को रीसेट कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। ये सारा काम बैकएंड ने किया, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि बैकएंड क्या होता है, हमें ये क्लियर हो गया कि फ्रंट एंड और बैकएंड में क्या फ़र्क है। फ्रंट एंड वेबसाइट के सामने से जो हमें शक्ल दिख रही है वो, बैकएंड जो फंक्शनैलिटी हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है वो। फंक्शनैलिटी से मतलब यही फंक्शनैलिटी कि अगर मैं अकाउंट को रिकवर करना चाह रहा हूँ तो मैं अपना नंबर डालूंगा और नंबर डालने के बाद वो क्या प्रोसेसिंग हो रही है पीछे, कहाँ इंटरनेट से वो किस रास्ते से होते हुए वो जा रहा है। रास्ता का मतलब इंटरनेट के अंदर बहुत सारे रास्ते होंगे इधर सर्वर के पास पहुंचने के लिए, किस नेटवर्क से वो होता हुआ जा रहा है, किस कहाँ से वो होता हुआ जा रहा है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। यूज़र का काम क्या है, उसको पासवर्ड रिकवर करना है, सही है। तो अपना नंबर डालेगा, सर्च पे क्लिक करेगा, बाकी सारा काम बैकएंड उसको खुद ही करके दे देगा कि भाई हमें आपका पासवर्ड, हमें आपका नंबर मिल गया है। आप अगर वो एक पिन मांगेगा, एक ओटीपी मांगेगा और ओटीपी सेंड करेगा। अब ये ओटीपी वाला काम भी बैकएंड करेगा, फ्रंट एंड का काम नहीं है। फ्रंट एंड का काम क्या है, सिर्फ वेबसाइट को दिखा देगा। तो ये सारा बैकएंड का काम होगा, ठीक है। फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना बैकएंड का काम है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट एंड एंड बैकएंड में फ़र्क क्या होता है, सही है। और वेबसाइट बनाते हुए हम लोगों को इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड जो है उसमें पहले क्या बनेगा, जाहिर सी बात है फ्रंट एंड में पहले आप क्या बनेगा, फ्रंट एंड बनेगा। क्यों? क्योंकि वेबसाइट की एक शक्ल बनेगी तभी तो आप उस पर बैक एंड की चीज़ कर सकते हो। यही चीज़ नहीं होगी तो आप डायरेक्ट बैक एंड कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो इंडस्ट्रीज़ में और ऑफिस में जो जैसे काम होता है, एक स्टैंडर्ड यही है कि फ्रंट एंड पहले डिज़ाइन होता है, फिर उसको डेवलप करते हैं, उसको हम लोग बनाएंगे, सही है। अपने पास जब फ्रंट एंड बन जाएगा तो फिर बैक एंड की टीम अलग होती है और बैक एंड के डेवलपर अलग होता है। मोस्टली ऑफिसेस में ये हो रहा होता है कि फ्रंट एंड का जो डेवलपर है वो अलग होगा, फ्रंट एंड की अलग टीम होगी और बैक एंड की अलग टीम होगी। पहले फ्रंट एंड वाले काम करेंगे, उस पर फ्रंट एंड अपना क्रिएट करेंगे, वेबसाइट को शक्ल देंगे, सूरत देंगे, और बैक एंड की टीम जब शक्ल सूरत बन जाएगी, फाइनलाइज हो जाएगी, तो बैक एंड की टीम क्या करेगी कि उसको फंक्शनैलिटी दे देगी कि हाँ भाई अब आपकी वेबसाइट फंक्शनल हो गई है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब बात आती है कि क्या कोई इंसान, कोई डेवलपर दोनों चीज़ें सीख सकता है? तो बिल्कुल दोनों चीज़ें सीख सकता है। जो अगर वो दोनों चीज़ें सीख लेगा, अगर वो दोनों चीज़ें सीख लेगा तो क्या कहलाएगा, फुल स्टैक। फुल स्टैक का मतलब उसको फ्रंट एंड भी आता है बनाना, उसको बैक एंड भी बनाना आता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, फुल स्टैक डेवलपर, सही है। अच्छा, स्टार्टिंग लोग फ्रंट एंड पहले सीखते हैं क्योंकि फ्रंट एंड हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे सीखना है वो आगे मैं बताऊँगा, सही है। तो फ्रंट एंड हमेशा पहले सीखा जाता है, बैक एंड बाद में। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस। रिकमेंडेड यही है कि आप पहले फ्रंट एंड सीखो फिर बैक एंड सीखो। और अगर आप लोगों ने फ्रंट एंड भी सीख लिया, बैक एंड भी सीख लिया, दोनों को आपस में आप लोगों को कनेक्ट करना आ गया, तो आप फुल स्टैक डेवलपर कहलाओगे, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं और हमारे पास है फ्रंट एंड। अब क्योंकि हमें फ्रंट एंड अभी सीखना है, बैक एंड की मैं अब बात और नहीं करूँगा, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। अभी मैं सिर्फ फ्रंट एंड पे फोकस करूँगा कि फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स क्या होते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाया है, वो देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट छोटा सा। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ एंड टूल्स
इसके अंदर प्री रिक्वेजिट्स क्या है? प्री रिक्वेजिट्स का मतलब ये होता है कि आप इसको क्या, आप लोगों को क्या चीज़ें आनी चाहिए इसको सीखने के लिए, तो कुछ भी नहीं। आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं हो तब भी चलेगा। बेसिक एचटीएमएल के लिए सीएसएस, बेसिक एचटीएमएल स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ नहीं आनी चाहिए। हाँ, आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत, इंग्लिश भी क्या मतलब कि एक आपको सिंटेक्स थोड़ा सा वो आप करते करते सीख जाओगे, तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। सही है। सिर्फ आपको एक चीज़ आनी चाहिए, टाइपिंग। टाइपिंग कैसी होती है? तो टाइपिंग आजकल के ज़माने में सबको आती है, कीबोर्ड पे कैसे टाइप करना है, क्या टाइप करना है, कैसे लेटर टाइप करना है, वो आना चाहिए, जो कि कुछ भी नहीं है, सबको आता है। ठीक हो गया। तो प्री रिक्विजिट यानी कि इसका जो आप लोगों को पिछला, अगर आप लोग कुछ आना है तो कुछ उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो एचटीएमएल सीखना। ठीक हो गया। अच्छा, अब मस्ट नो, मतलब मस्ट नो का मतलब मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये जो इसके 3 जो मैंने यहाँ पे टूल्स या टेक्नोलॉजीज लिखी हैं, ये इसकी मस्ट नो है। यानी कि अगर आपको फ्रंट एंड सीखना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ज़रूरी, लाजमी। कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लाइब्रेरी, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट रिएक्ट शुरू कर देते हैं। तो अगर आप लोग की यही चीज़ पक्की नहीं होगी तो आप कैसे रिएक्ट सीखोगे? तो बेसिक कॉन्सेप्ट सही है हमारे। आपको पहले HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर आप लोग आगे जो काम तो कर लोगे, लेकिन वो काम स्टैंडर्ड का नहीं होगा। सही है। मतलब ये कि आप जैसे तैसे करके एक वेबसाइट खड़ी कर दोगे, रिएक्ट से भी बना सकते हो, बना लोगे, मैं नहीं कह रहा नहीं बना पाओगे, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री का बंदा आके, कोई प्रोफेशनल आके देखेगा तो वो देखेगा ये काम कैसे हुआ हुआ है। सही है। एक तरीका होता है काम करने का, वो आगे जाके आप लोग को बात समझ आएगी। अब HTML का एक स्ट्रक्चर होता है, आपका वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर आपका सही नहीं होगा तो फिर आप कैसे रिएक्ट पे कर सकते हो? तो पहले आप लोगों को ये 3 चीज़ें अच्छे से करनी है। सही है। HTML पे और CSS पे मैं वीडियोस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से डालूंगा, प्लेलिस्ट में पूरी बनाऊंगा, तो ये आप लोगों को सिखाऊंगा। हाँ, लेकिन HTML CSS बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ फंडामेंटल्स को लेके चलूँगा और आगे आप लोग को रिसोर्सेज में बताते जाऊँगा कि भाई यहाँ यहाँ से कर सकते हो आप, आगे आप लोग को खुद ही करना होगा। ठीक है। तो फंडामेंटल्स को लेके चलूँगा, आगे आपको उसमें मास्टर खुद ही बनना है। मेहनत तो हर चीज़ में है, देखें मेहनत ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आपको हाथ पकड़ा के सब कुछ सिखाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं HTML को पूरा 1 A to Z बताने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, बहुत लंबी लंबी वीडियोस चले जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए हमें? HTML आनी चाहिए, जो कि बेसिकली एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। CSS आनी चाहिए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये क्या होती है ये देखेंगे हम। HTML क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, जावा आप लोगों को ऑलरेडी पता है। टाइप स्क्रिप्ट जो है हमारा, जैसे जो टाइप स्क्रिप्ट है वो जावा स्क्रिप्ट का सबसेट है, यानी कि पहले जावा स्क्रिप्ट आई फिर टाइप स्क्रिप्ट आई, और दोनों लैंग्वेजेस का सिंटैक्स सिमिलर है, दोनों एक दूसरे से बहुत सिमिलर है, समझ लें भाई बहन एक तरीके से। ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट भी हमें आती है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बस और रिवीजन करवा लेंगे। और कैसे जावा स्क्रिप्ट को हम लोग HTML के साथ यूज़ कर सकते हैं वो देखना होगा, थोड़ा सा डॉम एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होगा, वो सब बाद में देखेंगे। बस अभी अब ये समझ लें कि ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। स्टार्ट करें HTML से, फिर CSS पे जाएँ, फिर जावा स्क्रिप्ट पे जाएँ। ठीक हो गया। उसके बाद ऑप्शनल का मतलब ये है कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको आए। सही है। बूटस्ट्रैप हमारा क्या करता है, CSS के ऊपर बना है, बूटस्ट्रैप CSS के ऊपर बना है, यानी कि आपको CSS पहले सीखनी होगी, फिर ही आप चाहोगे फिर ही आप बूटस्ट्रैप पे जाओगे। ऐसा नहीं कि आपने HTML सीखी डायरेक्ट बूटस्ट्रैप पे आ गए, नहीं। CSS से पहले आपको ज़रूरी सीखना है, फिर आप बूटस्ट्रैप पे आओगे। सही है। बूटस्ट्रैप पे आओगे और फिर अगर आप लोग चाहो तो टेलविंड CSS सीख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि बूटस्ट्रैप आप लोग जरूर सीखना CSS सीखने के बाद। CSS पहले अच्छे से करो, उसके कॉन्सेप्ट समझो, फ्लेक्स क्या होता है, ग्रिड क्या होता है। CSS अच्छे से सीखने के बाद आप लोग बूटस्ट्रैप पे आओ। सही है। अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद CSS की, फिर बूटस्ट्रैप सीखो। और बूटस्ट्रैप सीखने के बाद अगर आप चाहते हो तो टेलविंड CSS भी सीख लेना, ये भी अच्छी चीज़ है। ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहो तो इन दोनों को स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि बूटस्ट्रैप सीखो जरूर, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव करने में, रिस्पॉन्सिव क्या होता है आगे देखेंगे, वेबसाइट्स को बिल्ड करने में आसानी हो जाती है, काफ़ी टाइम हमारा बचाता है ये, और रिस्पॉन्सिवनेस में हमारी काफ़ी ईजी हो जाता है। सही है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है आगे देखेंगे, परेशान ना हो। आगे मैंने वो लिखा है, वंस यू आर कंफर्टेबल एंड एक्सपर्ट इन अबव टेक्नोलॉजीज, अगर आप लोगों ने ये चीज़ें सीख ली हैं, और सिर्फ ये तीनों चीज़ें भी अगर सीख ली हैं आप लोगों ने अच्छे से, यू कैन स्टार्ट लर्निंग एडवांस फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। तो सिर्फ उसके बाद, यानी कि अच्छे से सीखने के बाद ही आप लोग यहाँ पे एडवांस कर सकते हो, रिएक्ट पे आ सकते हो। अगर आप लोग को इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में कच्चे पक्के हैं तो आप लोग फिर नहीं जाओ, फिर आप लोग इन्हीं को पक्का करो, फिर जाके React.js पे आगे मूव ऑन करो।
फिर आप लोग रिएक्ट जेएस जब सीखोगे तो आप लोग को आसानी होगी, क्योंकि रिएक्ट जेएस जो है उनमें भी HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो इसीलिए ज़रूरी है कि इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम लोग लाजमी अच्छे से पढ़ें। उसके बाद रिएक्ट जेएस, अगर जब आपने ये चीज़ पक्की कर ली, फिर आप रिएक्ट जेएस पे जाओ, नेक्स्ट जेएस सीखो, और मैनी मोर फ्रेमवर्क्स, मैनी मोर क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ रिएक्ट और नेक्स्ट नहीं है, व्यू जेएस भी है, एंगुलर जेएस है, और भी बहुत सारे लातादाद फ्रेमवर्क्स हैं। तो ये आप लोग की अपनी चॉइस है कि किस पे आपको जाना है, क्योंकि हम लोग इस क्वार्टर में रिएक्ट और नेक्स्ट पे काम करेंगे, तो नेक्स्ट जेएस पे मैं बेसिकली काम कर रहे होंगे। तो बेहतर ये रहेगा कि अभी के लिए फॉर दिस क्वार्टर अभी आप लोग नेक्स्ट जेएस पे आ जाओ, नेक्स्ट जेएस सीखो, पहले इनको पक्का करो, फिर रिएक्ट पे, फिर नेक्स्ट पे। ठीक हो गया? तो अब बात आती है रिएक्ट क्या है। रिएक्ट हमारा जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है बेसिकली। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जेएस जो है ना, वो भी रिएक्ट के ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट बना है, यानी रिएक्ट से निकाला गया उसको, कि ये भी से हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डिज़ाइन कर सकते हैं। सही है? नेक्स्ट जेएस से, और रिएक्ट जेएस को हम लोग फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो फ्रंट एंड बैक एंड हमने समझ लिया पहले ही। आगे चलते हैं। ये डॉक्यूमेंट आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा ड्राइव में, डिस्क्रिप्शन में। तो इतनी इसमें कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, बस एक ओवरव्यू दिया हुआ है मैंने। सही है? अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने रिस्पॉन्सिवनेस पे। मैंने आपको बात की थी, तो अच्छा, ये जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी एंड टूल्स मैंने आपको बता दिए, ये होते हैं। सही है? बेसिक टूल्स ये हैं इसके, आगे एडवांस टूल्स ये हैं इसके। सही है? तो पहले आप लोग ये सीखोगे, उसके बाद फिर चाहो तो ये सीख लेना। बूटस्ट्रैप मैं रिकमेंड करूँगा, रिकमेंडेड लिख देता हूँ, बहुत रिकमेंड करूँगा कि ये ज़रूर सीखना। इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, CSS आपको पूरी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक हो गया? अच्छा, और फिर जब ये बूटस्ट्रैप हो जाएगा तो फिर आप लोग रिएक्ट जेएस पे आ सकते हो, और रिएक्ट जेएस के बाद फिर नेक्स्ट जेएस पे आ सकते हो। तो ये मैंने आपको एक रोड मैप बता दिया कि कैसे सीखनी है चीज़ें। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस पे। तो वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, तो सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पे एक सर्च किया था कि ओल्डेस्ट वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड, तो मेरे पास कुछ वेबसाइट्स आई थी। तो यहाँ पे है एक वेबसाइट, ये वाली। अब ये जो वेबसाइट है, ये बहुत पुरानी है, ये मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ 1994 में ये लॉन्च हुई थी। ठीक है? तो अगर मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की बात करूँ, तो कोई भी वेबसाइट अगर होती है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई, फॉर एग्जांपल ये गूगल की वेबसाइट है, तो अगर मैं इसको क्या मोबाइल पे खोलूँगा तो ये कैसी दिखेगी, ये कहलाता है रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये वेबसाइट है, तो ये पुरानी, इसको अगर मैं मोबाइल पे खोलूँगा तो ये कैसी दिखेगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैंने अपना क्रोम छोटा करता हूँ। सही है? मतलब इसका साइज़ डिक्रीज़ करता हूँ, तो मोबाइल पे ये मेरे पास कुछ ऐसे दिख रही होगी, या टैबलेट में मेरे पास ये कुछ आईपैड या टैबलेट में मेरे पास ये कुछ ऐसी दिख रही होगी। सही है? तो ये होता है वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस, कि इतनी सी स्क्रीन पे कैसी दिख रही होगी मेरी वेबसाइट, इतनी स्क्रीन पे कैसी दिख रही होगी, इतनी स्क्रीन पे। हम लोग हर स्क्रीन साइज पे चेक कर रहे होते हैं। ये ऑब्वियसली हमारे पास अब कंप्यूटर तो नहीं है, कंप्यूटर में मोबाइल भी आ गया है, टैबलेट भी आ गए हैं, लैपटॉप भी आ गया है, आईपैड आ गया, डिफरेंट स्क्रीन साइज है। तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है एक वेबसाइट की, कि हम लोग उसको हर स्क्रीन साइज पे चेक कर रहे होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज देते हैं, जैसे 720 हो गया, 480 हो गया, और 1400 हो गया, 1900 हो गया, ये कुछ पिक्सल्स के साइज देते हैं। अब ये जो मेरी स्क्रीन है, ये कुछ मेरे ख्याल से 1900 पिक्सल्स की स्क्रीन है। सही है? जो आप लोगों को दिख रही है। तो हर लैपटॉप की स्क्रीन का साइज अलग होता है। सही है? किसी का 1400 होता है, किसी का 1200 होता है, तो सबका अलग अलग होता है। मोबाइल की स्क्रीन का अलग होता है। मोबाइल की स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ, तो मोबाइल की स्क्रीन का जो साइज़ होता है हमारा 320 होता है, आप लोग को दिख रहा होगा। सही है? तो इस तरीके से हम लोग हर स्क्रीन पे चेक कर रहे होते हैं कि भाई किस स्क्रीन साइज पे कैसा हमारे पास व्यू मिल रहा है। सही है? तो ये होता है वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस। अगर मैं बात करूँ इस दुनिया की पुरानी तरीन वेबसाइट पे, तो इसको अगर हम लोग चेक करें, तो आप लोग देखोगे कि इसका व्यू कितना ख़राब होगा। देखो, अजीब सा दिख रहा है, मतलब इतना अच्छा नहीं दिख रहा। फॉन्ट साइज हमें बहुत छोटा सा दिख रहा है, कुछ ज़्यादा पढ़ने में नहीं आ रहा। सही है? तो ये हमारे पास इसकी रिस्पॉन्सिवनेस, हम कह सकते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिवनेस सही नहीं हुई हुई, थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है। ठीक है? वैसे तो सही है, पढ़ने में तो आ रहा है, लेकिन स्टाइलिंग अच्छी नहीं हुई, मतलब इसके एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिगड़ गया। सही है? तो ये मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए रखा था कि एक वेबसाइट है, तो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस हम लोग चेक अगर हम कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि किस स्क्रीन साइज पे कैसी दिखेगी। अब ये फेसबुक की मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 675 पे ऐसा दिख रहा है। सही है? 1571 पे ऐसा दिख रहा है।
तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि किस स्क्रीन साइज पे कैसा दिख रहा होगा। ठीक हो गया, सो बंद कर देता है। और इसके बाद आते हैं हमारे पास डिफरेंस बिटवीन वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेब डेवलपमेंट तो हमने देख लिया कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को डेवलप करना, वेबसाइट को डेवलप करना, सही है। अब मैं अगर ऐप डेवलपमेंट की बात करूँ तो सिंपल है, सिंपल सी बात है कि हमारे पास जब एंड्रॉयड के फ़ोन्स आना शुरू हुए, एप्पल के फ़ोन्स आना शुरू हुए 2008 में, 2007 में, 2006 में, आई थिंक इसी के अराउंड आना शुरू हुए थे, 2005 के बाद से आना शुरू हुए थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो हमारे पास ऑब्वियसली जब फ़ोन्स आना शुरू हुए तो हमारे पास स्क्रीन साइज़ छोटा हो गया, सही है। तो फिर ये रिस्पॉन्सिवनेस का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और फिर ऐप डेवलपमेंट का है कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि मैं फेसबुक की बात करूँ तो इनमें भी हमारे पास अब ऐप्स आती हैं, सही है। फेसबुक की अपनी ऐप है, यूट्यूब की अपनी ऐप है। अब इसको आप facebook.com से कंफ्यूज ना करो कि ये जो facebook.com लिख रहा हूँ ये वेबसाइट है, सही है। इसको मैं मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउज़र पे खोल सकता हूँ, लेकिन क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाके मुझे facebook.com टाइप करना पड़ेगा, सही है। तो वो वेबसाइट है। अगर मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ अपने मोबाइल के अंदर और प्ले स्टोर के अंदर मैं फेसबुक सर्च करता हूँ तो फेसबुक का मेरे पास ऐप मिलेगा मुझे, वो होती है ऐप हमारे पास, कि उस ऐप को हम लोग खोलते हैं और उस ऐप को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली हमारे पास एक आइकन आ जाता है इस होम स्क्रीन पे फेसबुक का। समझ आई बात? तो सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उस ऐप को डेवलप करना, उस ऐप को डेवलप करना ऐप डेवलपमेंट कहलाएगा। फेसबुक की ऐप हो गई, यूट्यूब की ऐप हो गई, सही है, करीम की ऐप हो गई, सही है, हमारे पास ऊबर की ऐप हो गई। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी ऐप्स को डेवलप अगर हम कर रहे हैं तो ऐप डेवलपमेंट कहलाएगी। अब ऐप डेवलपमेंट के अंदर भी हमारे पास वही कॉन्सेप्ट आता है, फ्रंट एंड बैक एंड। ऐप का जो सामने से दिख रहा है वो फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड पे जो उसकी प्रोसेसिंग हो रही है वो बैक एंड वाली चीज़ हो गई, फंक्शनैलिटी वाली चीज़ बैक एंड पे आ गई। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये हमने देख लिया कि वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट को क्रिएट करना, ऐप डेवलपमेंट मतलब ऐप को क्रिएट करना। ये दोनों डिफरेंट है। अगर कोई वेब डेवलपर है तो वो ऐप डेवलपर भी बन सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ऐप डेवलपर हो, सही है। अब जैसे कि मुझे वेब डेवलपमेंट आती है लेकिन मुझे ऐप डेवलपमेंट नहीं आती, सही है। तो वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट मार्केट में दो अलग अलग रोल्स हैं, दो अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग। बहुत ये इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफरेंस, इसको मैं सही कर देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग। तो वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग से कैसे अलग है। वेब डेवलपमेंट में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली क्या, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सही है। ये तीनों चीज़ें यूज हो रही होती हैं। तो जो वेब डेवलपमेंट है उसमें हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। HTML हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है, सही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सही है। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होती है और मार्कअप लैंग्वेज अलग होती है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो हमारे पास जो वेब डेवलपमेंट है उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे, हाँ कर सकते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये जावास्क्रिप्ट जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम लोग इसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या, हम वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, सही है। और प्रोग्रामिंग इन जनरल हमारे पास एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स में हमारे पास प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही होती है। इवन वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ हो रही होती है। मैंने आपको जावास्क्रिप्ट दिखाया, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग ही है, सही है। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ वेब डेवलपमेंट नहीं होती। इसको आप लोग ऐसे समझ लें कि प्रोग्रामिंग, जैसे प्रोग्रामिंग है वो डाटा साइंस में भी यूज़ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ हो रही है, सही है। मैंने यहाँ से चैट जीपीटी से निकाला था, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ हो रही है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी यूज़ हो रही है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि ये जूम की एप्लीकेशन है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये विंडोज़ एप्लीकेशन, इसमें भी यूज़ हो रही है, सही है। फिर गेम डेवलपमेंट, अगर मैं गेम डेवलपमेंट की बात करूँ, जो गेम्स बनते हैं हमारे कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप्स पे या फिर उस पे मोबाइल पे, उसमें भी यूज़ हो रही है। एम्बेडेड सिस्टम्स यानी सर्वर्स वगैरह में यूज़ हो रही है, डाटा साइंस में यूज़ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनके अंदर प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। हमारे पास प्रोग्रामिंग एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, वाइड फील्ड है, बड़ी फील्ड है, जो कि बहुत सारी फील्ड्स के अंदर यूज़ हो रही थी। जबकि जो वेब डेवलपमेंट है वो एक छोटी फील्ड है, सही है। वेब डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ आप एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, सही है, या फिर आप जो है ना एक ऐप डेवलप कर रहे हो मोबाइल पे, वो ऐप डेवलपमेंट हो गई। तो इसके अंदर भी हमारे पास प्रोग्रामिंग यूज होती है। तो इसको आप लोग ऐसे समझ लें कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास
वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट भी आ जाती है और बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, सही है। लेकिन वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास, हम लोग ये नहीं कह सकते कि प्रोग्रामिंग आ रही है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद है, सही है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान नहीं है। इसको आप लोग ऐसे समझ लें कि पूरा पाकिस्तान हमारा जैसे कि मुल्क है, उसके अंदर बहुत सारी सिटीज़ हैं, सही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कराची है, सही है। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि कराची के अंदर पाकिस्तान है, कि पूरा पाकिस्तान कराची के अंदर नहीं, ये नहीं, हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये वही चीज़ है कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट आ जाती है, सही है। लेकिन वेब डेवलपमेंट हम लोग ये नहीं कह सकते कि वेब डेवलपमेंट के अंदर या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर प्रोग्रामिंग आ रही है, क्योंकि हमारे पास प्रोग्रामिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सही है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि फ़र्क क्या है दोनों में, वेब डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग में, सही है। प्रोग्रामिंग हमारे पास एक प्योर कॉन्सेप्ट लॉजिक बेस है, कि लॉजिक हम लोग उसमें बिल्ड कर रहे होते हैं और उसमें हम एआई में यूज़ कर रहे हैं, डेटा साइंस में यूज़ कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो पाइथन हो गई हमारे पास, या जावा हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, टाइप स्क्रिप्ट हो गई। और वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास HTML को यूज़ करते हुए हम लोग वेबसाइट खड़ी कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास HTML CSS आ जाती है, सही है, वेब डेवलपमेंट के अंदर। हाँ, हम लोग प्रोग्रामिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बैकएंड के लिए हम लोग पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग हमारे पास वेब डेवलपमेंट के अंदर भी यूज़ हो रही होती है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया एक डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया बैकएंड में, कि बैकएंड में हमारे पास जो डाटा है ना, जो डाटा बेसेस होते हैं हमारे पास, डाटा बेसेस का आप लोगों को अगर आइडिया है तो, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जिन लोगों को है तो वो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि बैकएंड के अंदर, फ्रंट एंड तो आपको पता है वेबसाइट की शक्ल सूरत, बैकएंड के अंदर हमारा डाटा बेस भी आ जाता है। सर्वर की मैंने बात की थी यहाँ पे, तो सर्वर जो डाटा ला रहा था, कहाँ से ला रहा था, वो एक डाटा बेस उसके अंदर पड़ा हुआ होगा, डाटा बेस से वो उठा के डाटा ला रहा था, ठीक हो गया। तो छोटी सी बात रह गई थी डाटा बेस की, कि बैकएंड में हम लोग डाटा को कर रहे होते हैं, डाटा को फैच कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और facebook.com पे जाऊँ यहाँ पे, सही है, और मैं यहाँ पे अपना लॉगिन करूँ, अभी मैं करूँगा नहीं, सही है। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अपना मेरा नाम लिखा हुआ आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने लॉगिन किया किसी और यूज़र का नाम लिखा हुआ आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो मेरा ही नाम लिखा हुआ आएगा। वो नाम कहाँ से उठ के आ रहा है? वो नाम उठ के आ रहा है किसी डेटाबेस से। डेटाबेस का मतलब उसमें यूज़र्स की लिस्ट होगी, सारे यूज़र्स जितने भी फेसबुक पे रजिस्टर हैं उनकी एक लिस्ट होगी, उनकी एक लिस्ट मौजूद होगी, उस लिस्ट से मेरा नाम उठ के आ रहा होगा, ठीक, सही है। तो ये भी बैकएंड का काम है कि डाटा को फैच करना, डाटा को उठा के यहाँ पे डिस्प्ले कर देना। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, मैंने बता दिया, ठीक हो गया। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, चीज़ें समझ आई, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँगा HTML पे, CSS पे। और आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।